खुशामदीद एक बार फिर मेरे चैनल में। मैं हूं एजुकेटर आबिद। तो आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं 8th क्लास हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर, सेकंड लेसन, जिसका नाम जो है फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी, यानी तिजारत से इलाका तक। आप लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि जब ब्रिटिशर हिंदुस्तान में आए, दे हैव come as a trader in our nation, in our country, but slowly and gradually they have established their power, and we had become the slave of the British government। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी, यानी तिजारत से इलाका तक। पहले वो तिजारत करने लगे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने हमारी टेरिटरी पर, हमारे इलाकों पर, हमारे बहुत सारे रियासतों पर क्या किया? कब्जा करा। द कंपनी एस्टेब्लिशेस पावर। तो कंपनी ने ताकत अपनी जो है आहिस्ता आहिस्ता कायम की। देखो, इससे पहले अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो इससे पहले किसका रूल था हिंदुस्तान में? रूल था यहाँ पे मुगल्स का। देखो, मुगल पीरियड जो है हिंदुस्तान में रहा है, मुगल पीरियड की अगर हम बात करेंगे, मुगल पीरियड जो है हिंदुस्तान में वो रहा है 1500, यानी कि 1526 से लेकर 1862 तक। कब तक रहा है? 1526 से लेकर 1862 एडी तक हमारे यहाँ हिंदुस्तान पर जो है मुगलों का दौर रहा है। लेकिन मुगल का जो लास्ट रूलर था, जिसका नाम क्या है? औरंगजेब है। ही वॉज द लास्ट मुगल अंपायर, यानी कि पावरफुल मुगल अंपायर। तो देखो, यहाँ पे मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा। BHAJSA क्या है आपके सामने? ये है बादशाह। क्या है ये? BHAJSA बादशाह। आपको मैं एक ट्रिक देता हूँ। सबसे पहले BHAJSA बादशाह। बादशाह क्या है? बाबर, H for हुमायूं, A for अकबर, J for जहांगीर, S for शाहजहां, एंड लास्ट वन यूज दैट इज योर औरंगजेब। अब देखो, यहाँ पे कहा गया है, इस चैप्टर में हम यही पढ़ने जा रहे हैं, जो मुगल का जो लास्ट पावरफुल जो अंपायर था, मुगल का जो लास्ट पावरफुल रूलर जो था, वो औरंगजेब था, जो 1707 में जो है वो जो है इस दुनिया से चले गए, उनकी डेथ हो गई। लेकिन अगर उसके बाद हम बात करेंगे डिक्लाइन ऑफ द मुगल अंपायर। देखो, पहले तो ये 6 मैंने आपको बताया जो मेन रहे हैं, जिसमें आपका क्या है? सबसे पहले यहाँ पे किसने एंट्री मारी थी? बाबर ने मारी थी। बाबर के बाद हुमायूं उसका बेटा है, फिर अकबर आएगा, अकबर के बाद जहांगीर के बाद शाहजहां, फिर औरंगजेब आया है। लेकिन औरंगजेब की जो डेथ होती है वो 1707 में होती है। ही वॉज द मोस्ट पावरफुल मुगल रूलर, लास्ट मुगल रूलर। और उसके बाद लगभग जो मुगल अंपायर हमारे हिंदुस्तान में रहे हैं, कम से कम 6 से लेकर, यानी कि 6 तो ये मैन जिनको जो पावरफुल रूलर रहे हैं, इसके बाद लगभग जो है 11 और रहे हैं, लगभग 17 to 18 रहे हैं। अब मैं कहूँगा आपके पास डिक्लाइन ऑफ मुगल अंपायर। देखो, 1707 के बाद जो यहाँ पे मुगल अंपायर रहे हैं, उसमें आपका मोज़म रहा है, जहांदर शाह रहा है, फारूक सियार रहा है, रफ़ीउद्दीन दराजात रहा है, मोहम्मद शाह रहा है, अहमद शाह रहा है, आलमगीर सेकंड रहा है, शाह आलम सेकंड रहा है, अकबर रहा है, उसके बाद अकबर सेकंड रहा है, उसके बाद बहादुर शाह सेकंड। देखो, ये आपको याद रखना है, बहादुर शाह सेकंड, ही वाज द लास्ट अंपायर ऑफ द मुगल अंपायर, एंड हिज पीरियड वाज 1837 टू 1862 एडी तक उसका रहा है। और उसके बाद वो भी जो है मुगल अंपायर का जो दौर है, वो डिक्लाइनिंग पीरियड जो है वो कम से कम 1707 से लेकर 1882 तक रहा है, यानी कि 1707 एडी से लेकर 1862 तक रहा है, जिसमें लास्ट मुगल अंपायर कौन रहा है? बहादुर शाह सेकंड रहा है। तो उसी तरह से देखो, जब यहाँ पे जो है अलग अलग यहाँ पे जब फॉरेनर्स आए, ब्रिटिश आए, पोर्टुगीज आए, फ्रेंच आए, डचेस आए, अलग अलग तरह से यहाँ पे लोग जब आए, एट दैट टाइम द पावरफुल मुगल रूलर वाज, हिज नेम वाज औरंगजेब। औरंगजेब के बाद जो है
डिक्लाइनिंग पीरियड ऑफ द मुगल अंपायर होता है। अब यहाँ पे आप देख लीजिए, औरंगजेब वाज द लास्ट ऑफ द पावरफुल मुगल रूलर्स। देखो औरंगजेब जो है ना, ये लास्ट मुगल अंपायर रहे हैं, मुगल डायनेस्टी के, मुगल बादशाह के। ही एस्टेब्लिश्ड कंट्रोल ओवर ए वेरी लार्ज पार्ट ऑफ द टेरिटरी दैट इज नाउ नोन एज द इंडिया। तो काफ़ी हिस्से पर उसकी हुकूमत थी हिंदुस्तान में। आफ्टर हिज डेथ इन 1707 many Mughal governors, subedars and big zimindars began ascertaining their authority and establishing regional kingdoms। अब देखो, जो ही 1707 में यानी कि 1707 एडी में जैसे ही जो पावरफुल मुगल लास्ट जो रूलर रहा है औरंगजेब, जैसे उसकी डेथ होती है, तो अलग अलग जो भी बाकी जो टेरिटरी में यानी कि बाकी जो अलग अलग हिस्सों में जो हुकूमत कर रहे थे मुगल थे, वो उनके गवर्नर जो थे या जिम्मेदार थे, वो हक जताने लगे, इस बात को एसरटेनिंग करने लगे दैट दे आर, वो उस चीज़ का राइट रखने लगे कि अब जो है हमारा सबसे जो पावरफुल रूलर था वो मर गए। अब जो है जहाँ जहाँ जो गवर्नर है, जो सूबेदार है, और वो जो भी जिम्मेदार थे, जो बड़े बड़े रॉयल लोग जो थे, उन्होंने क्या करा, उस एरिया पर वो अपने हक जताने लगे और वहाँ पे जो है अपनी अथॉरिटी को कायम करा। एज पावरफुल रीजनल किंगडम इमर्जेड इन वेरियस पार्ट्स ऑफ इंडिया। तो बहुत सारी रीजनल किंगडम यानी कि सिंपली आप यहाँ पे समझ लो, आफ्टर द डेथ ऑफ द लास्ट मुगल पावरफुल मुगल रूलर्स दैट्स नेम इज औरंगजेब, जैसे उसकी डेथ होती है 1707 एडी में, तो बाकी जो भी रियासतें थी, बाकी जो भी छोटे छोटे रियासतों पे उनके जो भी सब ऑर्डिनेट थे यानी कि उसके ताबेदार जो भी थे, गवर्नर्स रखे थे, अलग अलग मतलब जगहों पे रखे थे, तो उन्होंने क्या इस बात का हक जताया, और जो जिम्मेदार थे उन्होंने भी इस बात का हक जताया, अब हम यहाँ ये एरिया क्या है हमसे ही बिलोंग करता है, और उन्होंने छोटे छोटे अपनी जो है हुकूमतें जो है कायम करनी शुरू कर दी। और एज पावरफुल रीजनल किंगडम्स एमर्जेड इन वेरियस पार्ट्स ऑफ इंडिया, दिल्ली कुड नो लॉन्गर फंक्शन एज एन इफेक्टिव सेंटर। अब देखो अलग अलग रीजनल सेंटर रहे उनके, मतलब साउथ में कौन हुकूमत कर रहा था, ईस्ट में कौन कर रहा था, नॉर्थ में, वेस्ट में कौन हुकूमत कर रहा है, तो अलग अलग भागों में मुगल अंपायर को जो है वो डिवाइड हो गई। और इसकी वजह से क्या हो गया, जो सेंटर उनका था, मुगल अंपायर का सेंटर जो दिल्ली था, वहाँ पे हुकूमत जो है काफ़ी क्या हो गई, वहाँ पे उस हुकूमत का मुगल अंपायर का उतना इफेक्ट नहीं रहा। बाय द सेकेंड हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी हाउएवर ए न्यू पावर वाज इमर्जिंग ऑन द पॉलिटिकल होराइजन, द ब्रिटिश। अब देखो 18th सेंचुरी में, अब सिंपली अगर आप कहेंगे 1600 एडी में जो है यहाँ पे फर्स्ट एंट्री होती है, किनकी होती है, यहाँ पे जो है डचेस आते हैं। इससे पहले वास्को डी गामा जो है वो 1498 में जो है सी रूट को इन्वेटेड करता है, और उसके बाद सी रूट के तहत जो है यहाँ पे जो है जो भी यूरोपियन लोग जो हैं, जो वेस्टर्न लोग हैं, वो यहाँ पे एंट्री मारते हैं। और क्या होता है, तो उनमें सबसे बड़ी पावर जो होती है 18th सेंचुरी में, वो होती है ब्रिटिश। डिड यू नो दैट द ब्रिटिश ओरिजिनली केम एज ए स्मॉल ट्रेडिंग कंपनी। आपको इस चीज़ का ये मालूम होना चाहिए, आप इस बात को जानने चाहिए कि वो जो कंपनी यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट यहाँ एज ए स्मॉल कंपनी आई थी एज ए ट्रेड करने, लेकिन वर रिलक्टेंट टू एक्वायर टेरिटरीज। लेकिन उन्होंने क्या करा, आहिस्ता आहिस्ता मजहम हो गए, वो यहाँ पे जो है उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पे जो है कब्जा करना, यहाँ की टेरिटरीज पे जो है मजहम होने लगे, और यहाँ पे उन्होंने कब्जा करा। हाउ देन डिड दे कम टू बी मास्टर्स ऑफ ए वास्ट अंपायर। तो किस तरह से उन्होंने फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है वास्ट एरिया जो इंडिया का था, बहुत ही वास्ट एरिया पर उन्होंने जो है किस तरह से अपने अंपायर को बढ़ाया, अपनी हुकूमत को बढ़ाया। इन दिस चैप्टर यू विल सी हाउ दिस केम अबाउट। अब देखो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, यहाँ पे जो कॉर्नर में लिखा है बहादुर शाह जफर एंड हिज सन बीइंग अरेस्टेड बाय कैप्टन हॉडसन। अब देखो ब्रिटिशर का एट दैट टाइम कैप्टन कौन था, उसका नाम था हॉडसन, जिसने बहादुर शाह जफर जो मैंने आपको बताया, यानी कि मुगल का जो पीरियड रहा है वो रहा है 1526 एडी से लेकर 1800
1762 तक रहा है। और जो लास्ट मुगल, जो डिक्लाइनिंग पीरियड में लास्ट मुगल अंपायर जिसको बहादुर शाह जफर सेकंड कहते हैं, उसको जो है अरेस्ट किया गया। आफ्टर औरंगजेब देयर वर नो पावरफुल मुगल रूलर बट मुगल अंपायर कंटिन्यू टू बी सिंबॉलिकली इंपॉर्टेंट। अब देखो यहाँ पे औरंगजेब के बाद जो लास्ट अंपायर 1707 में जब वो डेथ हो गई, उसके बाद जो है रीजनल में इनकी पावर जो है रीजनल किंगडम में जो है इमर्जेड हो गई, यानी कि वजूद में आ गई। और उसके बाद जो है एज ए सिंबॉलिक, यानी कि एज ए निशान ही जैसा मुगल अंपायर का रह गया। इनफैक्ट व्हेन ए मैसिव रिवलन अगेंस्ट ब्रिटिश रूल ब्रोक आउट इन 1857 बहादुर शाह जफर द मुगल अंपायर एट दैट टाइम। अब देखो ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ द मुगल अंपायर द लास्ट डिक्लाइनिंग पीरियड जो या लास्ट अंपायर जो था बहादुर शाह जफर सेकंड जिसको कहा जाता है, 1857 में जो है एक बहुत बड़ा मैसिव, एक बहुत बड़ी लड़ाई जो है यहाँ पे हो गई, बहुत बड़ी बगावत अंग्रेजों के खिलाफ, जिसको हम द रिवोल्ट ऑफ 1857 कहते हैं। और एट दैट टाइम मुगल अंपायर कौन था? वो था बहादुर शाह सेकंड एंड वाज सीन एज द नेचुरल रीडर। वो क्या था? नेचुरल रीडर था। वंस द रिवोल्ट वाज पुट डाउन बाय द कंपनी बहादुर शाह जफर वाज फोर्स्ड टू लीव द किंगडम एंड हिज सन वर शॉट इन ए कोल्ड ब्लड। अब देखो जैसे ही ये बगावत जो है, मतलब इसका जो है दबाव में ये बगावत आ गई, जैसे उन्होंने रिवोल्ट ये जो है शुरू बगावत की थी, और जो ही ये बगावत जो है जैसे मतलब ये धीमी हो गई, तो उसके बाद जो है बहादुर शाह सेकंड को जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो उसको कैप्चर करती है और रंगून में बैठते हैं, जहाँ पे वो 1862 में वो वहाँ पे मर जाते हैं। और उसके बाद उसका लड़का जो होता है उसको भी वो जो है खून से, मतलब उसको गोली मारकर जो है हलाक कर देते हैं, उसको भी जो है यहाँ पे जो है मार देते हैं। तो ये था आपका जो है फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी। और मुगल अंपायर कौन था, और मुगल के बाद यहाँ पे कौन से लोग आ गए। ईस्ट इंडिया कंपनी कम्स ईस्ट। अब देखो ईस्ट इंडिया कंपनी जो है हिंदुस्तान में ये ईस्ट से आई थी, यानी कि यूरोप से आई थी। इन 1600 द ईस्ट इंडिया कंपनी अक्वायर्ड ए चार्टर्ड फ्रॉम द रूलर ऑफ इंग्लैंड क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट ग्रांटिंग इट द सोल राइट टू ट्रेड विद द ईस्ट। अब देखो 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी जो है एक चार्टर, एक ऐहदनामा, एक फरमान, एक तहरीरी सनद वो देती है। किसको देती है? इंग्लैंड मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी को देती है कि आपको जो है उनको मंजूरी देती है कि आप लोग जो हैं ईस्ट में अपना ट्रेड करने का हक उनको देती है कि आप ईस्ट इंडिया एज ए ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत आप जो है ईस्ट में यानी हिंदुस्तान में अपना तिजारत कर सकते हैं। दिस मीन्ड दैट नो अदर ट्रेडिंग ग्रुप इन इंग्लैंड कुड कंप्लीट विद द ईस्ट इंडिया कंपनी। अब देखो इसका मतलब ये है कि कोई भी दूसरा ग्रुप जो है इंग्लैंड से compete करने ईस्ट इंडिया कंपनी के यहाँ मतलब यहाँ हिंदुस्तान में नहीं आएगा। सिंपली आपने क्या होता है, क्वीन एलिजाबेथ जो है वो एक चार्टर देती है, एक फरमान जारी करती है, यानी कि एज ए लाइसेंस जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी को देती है इंग्लैंड की तरफ से कि आपका राइट है, वहाँ पे आप ट्रेड कर सकते हैं। बाकी कोई भी ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा इंग्लैंड से कोई भी जो है आपके साथ compete करने जो है दूसरी कंपनी इंग्लैंड से नहीं वहाँ पे आएगी। विद दिस चार्टर द कंपनी could venture across the oceans looking for a new lands from which it could buy good as a cheap prices and carry them back to the Europe to sell at higher prices। इसके लिए जो थे इस चार्टर के बाद जो है कंपनी चाहती थी एक बहुत बड़ा वेंचर जो अकेला तन, जिसमें कोई और वाहिद एक ऐसा था जिसमें वो जुर्रत करते थे, दिखाना चाहते थे, यानी कि एक बहुत बड़ा वेंचर उनके लिए था। वो अक्रॉस ओशंस में वो उस एरिया को देख रही थी जहाँ पे वो अपनी फैक्ट्रियाँ जो है वहाँ पे अपने बिजनेस जो है वहाँ पे इंस्टॉल करते और वहाँ की चीज़ों को सस्ते दामों में लेकर जो है अपने मुल्क में यूरोप में लेकर जो है उनको हायर दामों में बेच सकें। द कंपनी डिड नॉट हैव टू फेयर कंपटीशन फ्रॉम अदर इंग्लिश ट्रेडिंग कंपनीज। तो कंपनी को इस चीज़ का डर नहीं था कि दूसरी कंपनियां भी इंग्लिश की मतलब वहाँ पे उनके साथ कंपटीशन करने के लिए आएंगी, उनको इस चीज़ का डर नहीं था। मर्केंटाइल ट्रेडिंग कंपनीज इन दोज डेज मेड प्रॉफिट प्राइमरली बाय एक्सक्लूडिंग कंपटीशन सो दैट दे कुड बाय चीप एंड
सेल डियर। अब देखो वो क्या करती थी, इनका जो था, इनका तिजारत जो था काफ़ी उभर रहा था, यानी कि उनका तिजारत जो था वो काफ़ी बढ़ गया था। उनकी तिजारत जो था, उनका बिजनेस जो था वो काफ़ी बढ़ गया था, और उनकी कंपनी जो थी वो प्रॉफिट जो प्राइमरी तौर पर वो जो है उनके साथ कोई कंपटीशन नहीं कर रहा था, क्योंकि वो लोग क्या करते थे, हिंदुस्तान में आप लोगों को मालूम होना चाहिए, हिंदुस्तान में वो सस्ते दाम पे यहाँ की चीज़ें लेते थे, यहाँ के मसाले जो भी यहाँ पे चीज़ें थी उनको लेती थी, और वहाँ पे एज ए डियर, यानी कि सिंपली वो जो थे सेल करते थे फिर अपनों को ही, लेकिन यहाँ पे उनको कोई भी इस चीज़ का ज़्यादा नहीं उनको पैसे देने पड़ते थे, सस्ते दामों में ही यहाँ से लेते थे। द रॉयल चार्टर हाउ एवर कुड नॉट प्रिवेंट अदर यूरोपियन पावर्स फॉर एंटरिंग द ईस्टर्न मार्किंग। अब ये जो उनको चार्टर दिया गया था उसकी वजह से दूसरे जो भी यूरोपियन जो पावर्स थी या यूरोप से जो भी लोग बाकी आए थे उनको ईस्टर्न मार्केट में घुसने की कोई भी मतलब जो थी परमिशन नहीं थी। बाय द टाइम द फर्स्ट इंग्लिश शिप सेल्ड down the west coast of Africa, round the Cape of Good Hope and cross the Indian Ocean, the Portuguese had already established their presence in the western coast of the India। अब देखो ये कहाँ से आते हैं, केप ऑफ द गुड होप, ये अफ्रीका जो है वो नीचे से आता है, कोस्ट ऑफ अफ्रीका, राउंड द केप ऑफ द होप एंड क्रॉस द इंडियन ओशन। पार्टुगीज जो थे वो इनसे पहले आए थे और वो वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया में थे, एंड हैड देयर बेस इन गोवा। अब देखो पोर्टुगीज़ की जो कंपनी थी उनकी गोवा में, उन्होंने पहले ही इनसे पहले आए थे, उन्होंने अपनी कंपनी जो थी वो गोवा में रखी थी। इनफैक्ट इट वाज वास्को डी गामा, ए पोर्टुगीज एक्सप्लोरर हु हैड डिस्कवर्ड दिस सी रूट टू इंडिया इन 1498 में। देखो ब्रिटिशर से पहले, यानी कि जो यहाँ पे जो है ब्रिटिशर से पहले हमारे हिंदुस्तान में कौन आए थे, पोर्टुगीज़ आए थे, डचेस आए थे, फिर बीच में फ्रेंच भी आए थे, फिर यहाँ पे जो है इंग्लिश भी आए थे, एंड लास्ट में ये भी इसी दौरान आए थे। लगभग 1602 या 1606 में जो है ब्रिटिशर आए थे, लेकिन इन्होंने जो है वास्को डी गामा सबसे पहले आया था, क्योंकि उन्होंने एक्सप्लोर करा था, इन्होंने खोज करी थी सी रूट को, यानी कि दरिया से आने के लिए हिंदुस्तान में रास्ता जो है उसी ने सबसे पहले जो है खोजा था। बाय द अर्ली 17th सेंचुरी द डच टू वर एक्सप्लोरिंग द पॉसिबिलिटीज आफ्टर इन इंडियन ओशन। अब देखिए मतलब जो डच कंपनी जो थी ये भी चाहती थी 17th सेंचुरी में, वो भी चाहते थे कि हम भी इंडियन ओशन पे जो है अपना बिजनेस जो है एक्सप्लोर करें। सून द फ्रेंच ट्रेडर्स अराइव्ड ऑन दी सीन। उसी के बाद मतलब डच के बाद ही जो है फ्रेंच का भी आना यहाँ पे होगा। द प्रॉब्लम वाज दैट ऑल द कंपनीज वर इंटरेस्टेड इन बॉइंग द सेम थिंग्स। तमाम कंपनियां जो थी, चाहे डच की बात करें, लेकिन सबसे पहले यहाँ पे जो है पोर्टुगीज आए हैं, इनको पुर्तगाल कहते हैं, क्योंकि सबसे पहले जो है वास्को डी गामा ने एंट्री मारी थी 1498 में, और उसके बाद जो है 17th सेंचुरी में डच आ गई, उसी दौरान जो है फ्रेंच भी आ गई, और फाइनली कौन से यहाँ पे बाकी कंपनियों का भी ये इंटरेस्ट था कि वो हम भी वहाँ पे जो है वहाँ से चीज़ें खरीदें और वहाँ पे अपने मुल्क में यानी कि यूरोप में तिजारत करें। द फाइन क्वालिटीज़ ऑफ कॉटन एंड सिल्क प्रोड्यूस इन इंडिया हैड ए बिग मार्केट इन यूरोप। अब देखो जो भी यहाँ पे कपास मिलता था, यहाँ पे रेशा मिलता था, यहाँ पे सूती धागा जो मिलता था, अब इनका ये था कि हम जो क्या करेंगे, इनको यहाँ ये यहाँ हिंदुस्तान में गुड क्वालिटी में मिलता था, और वो जो थे यहाँ की उनको यूरोपियन ममालिक में बेचेंगे। अब देखो यहाँ पे पीपर क्या होता है, काली मिर्च, उसके बाद क्लोव्स, लौंग, इलायची और बाकी चीज़ें, इमली जो यहाँ पे जो है कार्डमन एंड द सिनेमन टू वर इन ग्रेट डिमांड। तो इलायची की बात अगर हम करेंगे, दालचीनी की अगर हम बात करेंगे, रेशम की अगर हम बात करेंगे, काली मिर्च की अगर हम बात करेंगे, इन चीज़ों की काफ़ी, लौंग की अगर हम बात करेंगे, यूरोपियन ममालिक में इनकी काफ़ी क्या थी, डिमांड थी। कंपटीशन अमंगस्ट द यूरोपियन companies inevitably pushed up the prices at which these goods could be purchased and this reduced the profit that could be earned। अब देखो ये बाकी कंपनियां जब यहाँ पे आ गई तो कंपटीशन क्या है यूरोपियन कंपनीज में होने लगा, और उन्होंने जो है यहाँ की चीज़ों को जो है
जो प्राइजेस एट विच दिस गुड्स कुड बी परचेज उनको यहाँ पे बेचते थे, तो उनका प्रॉफिट जो था कमाना चाहते थे। द ओनली वे द ट्रेडिंग कंपनीज कुड फ्लोरिश वाज बाय एलिमिनेटिंग लीड टू बाय एलिमिनेटिंग रिवॉल्व कंपीटेटर्स। अब देख लीजिए यहाँ पे इसकी जब कैसे कंपनी आ गई, दूसरी कंपनियां भी आ गई, अब ये ट्रेडिंग सिस्टम यहाँ पे फ्लोरिश होने लगा और एलिमिनेटिंग रिवॉल्व कंपीटेटर्स। अब जो भी कंपीटेटर्स यहाँ पे आते थे उनको जो है हटाने लगे, यानी कि जो पहले यहाँ पे आए थे उनके बाद जो बाकी आ गए, तो यहाँ पे कंपटीशन जो है काफ़ी उनमें मुकाबला होने लगा। काफ़ी जो है मतलब जैसे डचेज और पर्टुगीज फ्रेंचेज और दूसरी तरफ बाकी जो कंपनियां थी इनमें काफ़ी मुकाबला होने लगा। द अर्ज टू सिक्योर मार्केट देयरफॉर लीड टू फियर्स बैटल बिटवीन द ट्रेडिंग कंपनीज। अब देखो क्या होगा जब यहाँ पे बाकी कंपनियां भी आ गई, ब्रिटिशर भी आ गए, ओवरऑल पर्टुगीज आ गए, डचेज आ गए, फ्रेंच आ गए, अब इनको जो है कंपटीशन यहाँ पे होने लगा आपस में, इनको रिवॉल्व यानी कि लड़ाइयाँ होने लगी, एक दूसरे के बद मुकाबिल आ गए, एक दूसरे के मुकाबिल आ गए। अब ये कंपनियां जो थी जैसे डचेज है, फ्रेंचेज है, पर्टुगीज है, इंग्लिश हैं और ब्रिटिशर है, आपस में लड़ाइयाँ करने लगी और ये लड़ाई पे जो है लड़ाई के जोर पर जो है और ये आपस में लड़ने लगे अपनी मार्केट को बढ़ाने के लिए। थ्रू द 17th एंड द 18th सेंचुरी दे रेगुलरली सैंक ईच अदर शिप्स। अब देखो स्लोली एंड ग्रेजुअली व्हेन दे हैव कन्फ्रंटेशन अमंगस्ट ईच अदर, जब वो आपस में जो है एक दूसरे के सामने आ गए, दे हैव वो उन्होंने फियर्स बैटल्स लड़ी, काफ़ी शदीद तरीन लड़ाइयाँ लड़ी और जिसके बाद जो है फाइनली जो है तमाम जो उनकी शिप्स थी यानी कि तमाम जो यहाँ पे ये क्या कहते हैं कंपनीज थी वो डूब गई और यहाँ पे जो है बाद में क्या होता है उनकी शिप्स ब्लैक कार्ड रूट्स एंड प्रिवेंटेड रिवॉल्व शिप्स फ्रॉम द मूविंग विद द सप्लाईज ऑफ द गुड्स। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, वो लोग क्या करते हैं कि जो बाकी वो क्या लगे करने, जो सी रूट्स थे तो आते थे उनको वो रास्ते रोकने लगे और एक एक दूसरी की शिप को वो डुबाने लगे, मतलब जब वो उनको लड़ाइयाँ होने लगी। ट्रेड वाज कैरिड ऑन विद आर्म्स एंड ट्रेडिंग पोस्ट वर प्रोटेक्टिंग थ्रू फोर्टिफिकेशन। अब देखो वो जो है ट्रेड को बढ़ाने आर्म्स यानी कि प्रोटेक्शन, जब भी वो हिंदुस्तान से सामान लेते थे उन शिप में आर्म्स का होना यानी कि हथियारों से वो प्रोटेक्ट करते थे उस किश्ती को जिसमें वो माल यहाँ से एक्सपोर्ट करते थे और उसके बाद जो है ट्रेडिंग उनका जो है और जहाँ पे वो रह रहे थे यानी कि जहाँ पे या क्या कहते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी थी जिसको हम जो इंग्लैंड से आई थी या पोर्टुगीज आए थे, फ्रेंच आए थे, उन्होंने अपने एरिया में जो है अपने किले बनाए, अपनी अपनी बिल्डिंगें बनाए ताकि अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकें। दिस एफर्ट टू फोर्टिफाई सेटलमेंट्स एंड कैरी ऑन प्रॉफिटेबल ट्रेड आल्सो लीड टू इंटेंस कन्फ्लिक्ट विद द लोकल रूलर्स। अब देखो जो है यहाँ पे फ्रेंच अलग अलग कंपनी जो यहाँ पे यूरोप से आई, अब इनकी वजह से क्या हो गया, अब ये यहाँ पे सेटलमेंट उन्होंने अलग अलग अपने जो है किले बनाए, अलग अलग कॉलोनीज बनाई और इसकी वजह से और प्रॉफिट जो है ट्रेड में जो है उनका बढ़ने लगा और ये एक बहुत बड़ा शदीद जो है कन्फ्लिक्ट इख्तलाफात जो यहाँ के लोकल रूलर थे जो हिंदुस्तान के उस वक्त बादशाह थे, चाहे नवाब्स की बात करें, राजाज की बात, मराठास की बात करेंगे, हम अगर मुगल्स की बात करेंगे तो काफ़ी एक बहुत बड़ा कन्फ्लिक्ट आपस में यहाँ के जो लोकल रूलर थे उनमें जो है शदीद तौर पर उभर के आया। द कंपनी देयरफॉर फाउंड इट डिफिकल्ट टू सेपरेट ट्रेड फ्रॉम पॉलिटिक्स। अब देखो उन्होंने क्या करा, जो कंपनियां जो यहाँ पे थी उन्होंने चाहा कि इस तरह से यहाँ पे जो है हम अपने तिजारत को जो है डिफ़िकल्ट टू सेपरेट ट्रेड फ्रॉम पॉलिटिक्स की वजह से जो है हमारा बिजनेस बढ़ाना, ट्रेड बढ़ाना जो है काफ़ी मुश्किल है। तो उसके बाद उन्होंने क्या करा, यहाँ के लोगों को जो है अपने कब्ज़े में लेने लगे और कब्ज़े में सिंपली उनको जो है पॉपेट बनाया गया, आपस में ही यहाँ के लीडरों को लड़ाए और जिसकी वजह से वो कामयाब हो गए। अब देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी बिगन्स ट्रेड इन बंगाल। ये जो बंगाल में जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने तिजारत को शुरू किया, दिस वाज द टर्निंग पॉइंट ऑफ ऑल द रूलर्स ऑफ द इंडिया। यहाँ से जो है यहाँ के रूलर्स का टर्निंग पॉइंट होता है। जैसे ही ईस्ट इंडिया कंपनी जो है अपना बिजनेस स्टार्ट करती है, कहाँ पे, बंगाल में। द फर्स्ट इंग्लिश फैक्ट्री वाज सेट अप ऑन द बैंक ऑफ द रिवर हुगली इन 1651। 1651 में इंग्लिश जो है एक फैक्ट्री को कायम करती है, कहाँ पे, रिवर हुगली पर। दिस वाज द बेस फ्रॉम विच द कंपनी ट्रेडर्स
नोन एट दैट टाइम एज ए फैक्टर्स। अब देख लीजिए यहीं से ये कंपनी जो है या इनकी तिजारत जो है जानी लगी, यानी कि फैक्टर्स क्या होता है, हकीकती वाक़ा। यहीं से जो है कंपनी का रूल जो है, यानी कि सिंपली हम क्या कहते हैं, कंपनी जो है यहाँ से हकीकती तौर पर क्या हो जाती है, इनका ट्रेड जो है बढ़ जाता है। ऑपरेटेड, यहाँ से वो शुरू अपना बिजनेस करते हैं कहाँ पे, बंगाल में। जब वो हुगली रिवर पर 1651 में ईस्ट इंडिया कंपनी जो है अपनी एक फैक्ट्री खोलती है। द फैक्ट्री हैड ए वेयर हाउस वेयर गुड्स फॉर एक्सपोर्ट्स फॉर स्टोरेड एंड इट हैड ऑफिस वेयर कंपनी ऑफिशियल सेट। अब देखो यहाँ पे यानी कि हुगली में जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने पहली फैक्ट्री खोली और उनके वहाँ पे बड़े बड़े गोदाम उन्होंने वहाँ पे रखे, यानी कि बहुत बिल्डिंग में, गोदामों में वो लोग जो हैं यहाँ की चीज़ों को स्टोर करके रखते थे और वहीं पर जो थे ऑफिसरान भी होते थे कंपनी के जो वहाँ पे रहते थे। एज ट्रेड एक्सपांडेड दी कंपनी परस्यूडेड मर्केंट्स एंड ट्रेडर्स टू कम एंड सेटल्ड नियर द फैक्ट्री। और जो इन्होंने जो है अपना जो है क्या कहते हैं बिजनेस को एक्सपांड करा और कंपनी जो है इस चीज़ की तरफ आमादा हो गई, माइल हो गई, जो बाकी ट्रेडर्स थे या बाकी जो भी तिजारत करते थे और वो भी जो है वहीं पे आने लगे, क्योंकि इनका जो था स्टोर करके ये जो है गोदामों में, वेयर हाउसेस में अपना सामान रखते थे। बाकी जो भी कंपनियां यहाँ पे थी वो माइल हो गई, जो भी ट्रेडर थे वो भी इसी फैक्ट्री के नज़दीक जो है आकर रहने लगे। बाई 1696 इट बिगन बिल्डिंग ए फोर्ट अराउंड दिस सेटलमेंट। अब उन्होंने क्या करा, वहीं पे मतलब यानी कि बंगाल में ही, यानी कि हुगली रिवर के नज़दीक ही उन्होंने 1696 में एक बिल्डिंग फोर्ट बनाया, यानी कि एक किला को जो है जिसमें वो सेटलमेंट करके उसको अराउंड वहीं पे एक किला भी बनाना जो है शुरू करा। 2 years लेटर इट ब्राइबेड मुगल ऑफिशियल इनटू गिविंग द कंपनी जिम्मेदारी राइट्स और 3 विलेजेस। अब देख लीजिए क्या होता है, जो ब्राइबेड, जो करप्ट जो थे, जो रिश्वतखोर थे, जो मुगल अंपायर रिश्वतखोर थे, जो ऑफिसर थे, उन्होंने उनको पैसे दिए और उन्होंने जिम्मेदारी राइट्स जो है इनको दिया। किनको दिया? जो ब्रिटिशर यानी कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी वहाँ पे रह रही थी। अब देखो वन ऑफ दीज वाज द कोलकाता विच लेटर ग्रू इनटू द सिटी ऑफ द कोलकाता, और जिसको हम क्या कहते हैं कोलकाता एज इज नोन टुडे। अब देखो एक यानी कि 3 सिटीज़ पे जो है जिम्मेदारी राइट्स उनको दिया गया, यानी कि वहाँ पे जो है अपना बिजनेस वो लोग कर सकते हैं, उसके बदले वो टैक्स दे सकते हैं और उसका नाम पहला वाला क्या था, उसको हम कोलकाता कहते हैं। और इट आल्सो परस्यूडेड the Mughal Empire औरंगजेब to issue a फरमान granting the company the right to trade duty free। अब देखो औरंगजेब ने भी एक फरमान दिया था। फरमान क्या होता है? ए रॉयल एडिक्ट होता है, ए रॉयल ऑर्डर होता है जो यहाँ पे लिखा हुआ है, यानी कि एक शाही फतवा, एक शाही हुक्मनामा, एक फरमान दिया गया जिसके तहत जो है औरंगजेब ने उनको दिया और जिसके तहत जो भी ये यहाँ पे बिजनेस करते हैं वो फ्री रहे, यानी कि वो टैक्स वगैरह नहीं देंगे, औरंगजेब ने दिया था। द कंपनी ट्राइड कंटिन्यूसली टू प्रेस फॉर मोर कंसेशन एंड मैनिपुलेट एक्सिस्टिंग प्रिविलेजेस। अब कंपनी जो है वो जो है इस चीज़ की तरफ मुसलसल रही और उन्होंने यहाँ के उस चीज़ को वो दबाव उस चीज़ को वो प्रेस करने लगी, यानी कि मतलब इसमें कंसेशन होना चाहिए, उतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब इसको चलाने कंसेशन होना चाहिए। और मैनिपुलेट एग्जिट प्रिविलेजेस, यानी कि अगर उन्होंने कहा था कि आप हक जताने लगे और उसका जो है काफ़ी जो है सलाहियतें वो लोग जो है इस्तेमाल करने लगे, काफ़ी सलीके से वो काम लेने लगे और अपना जो कुछ भी उनकी कंपनी जो है उन्होंने बाकी वो चाहती थी कि हम पे ये चीज़ें जो है माफ़ होना चाहिए, टैक्स माफ़ होना चाहिए, हम लगान नहीं देंगे, उस पे वो हक जताने लगी। औरंगजेब फरमान फॉर इंस्टान हैड ग्रांटेड ओनली द कंपनी राइट टू ट्रेड ड्यूटी फ्री। उन्होंने यहाँ पे आप ट्रेड कर सकते हो, उसका कुछ भी नहीं दे सकते, उसका कुछ भी मत दे दो, टैक्स मत दे दो, लेकिन ये एज ए मिसाल थी। लेकिन वो क्या चाहते, बट द ऑफिशियल ऑफ द कंपनी हु वर कैरिंग ऑन प्राइवेट ट्रेड ऑन द साइड। अब देखो वो क्या करते थे, उन्होंने फरमान सिर्फ है जो भी आप ट्रेड करते हैं वो ड्यूटी फ्री रहेगा, बाकी टैक्स वगैरह आपको देना होगा इस फरमान के तहत। लेकिन जो वो कंपनी के लोग से जो थे, इन्होंने क्या करा, उन्होंने बिजनेस को प्राइवेट तौर पे भी वो चलाने लगे, वर एक्सपेक्टेड टू पे ड्यूटी, और जिसकी वजह से जो है
अगर वो प्राइवेटी तौर पर चलाएंगे तो उसको टैक्स दें। दिस दे रिफ्यूज टू पे। अब देखो जो प्राइवेट वो बिजनेस कर रहे थे यहाँ पे, ब्रिटिशर जो यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो यहाँ पे प्राइवेट तौर पर बिजनेस कर रहे थे, उसका उनको क्या देना था, उसको उनको टैक्स देना पड़ता था, ड्यूटी देनी पड़ती। दिस दे रिफ्यूज टू पे। अब उन्होंने क्या करा, उसको देने में उन्होंने क्या करा, ईस्ट इंडिया कंपनी ने रिफ्यूज किया कि हम टैक्स जो है ड्यूटी हम पे नहीं करेंगे, कॉजिंग एन एनॉर्मस लॉस ऑफ द रेवेन्यू फॉर द बंगाल। लेकिन बंगाल में जो है ईस्ट इंडिया कंपनी जब बंगाल में आई वहाँ पे टैक्स काफ़ी होता था, लेकिन अब फरमान के तहत और उन्होंने थोड़ा बहुत चालबाजी करने के बाद जो है वो टैक्स नहीं देने लगी, जिसकी वजह से बंगाल का रेवेन्यू जो है काफ़ी कम आ गया। हाउ कुड द नवाब ऑफ बंगाल मुर्शिद कुली खान नॉट प्रोटेस्ट। तो किस तरह से, कौन सी वजह नहीं थी कि मुर्शिद कुली जो था उस वक्त नवाब का जो बादशाह था, वो क्यों नहीं अंग्रेज़ों के खिलाफ जो है क्या कहते हैं प्रोटेस्ट करता, उनके खिलाफ क्यों नहीं लड़ता।